हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 21, यह यांग यी की गलती थी। यांग ये के अलावा उन तीनों के चेहरे पर सांपों के हमले को देखकर भयानक पीलापन आ गया था। खास तौर पर किंग होंग, उसका शरीर यांग ये के बगल में कमजोर होकर गिर गया था। जहां तक मंजी और शियाओ हेई की बात है, तो वे भी कुछ बेहतर नहीं थे और उनके पूरे शरीर कमजोर लग रहे थे और उनमें भागने की भी ताकत नहीं थी। अगर यह सामान्य समय होता, तो अपनी मानसिक शक्ति के साथ वे निश्चित रूप से इतने भयभीत नहीं होते, भले ही वे कुछ हजारों सांपों का सामना कर रहे होते। हालांकि उस समय के दौरान भारी दबाव के दमन के बाद उनकी नसें और दिमाग अब इतना भारी तनाव नहीं झेल सकते थे। इसके अलावा आसपास के घने सांपों के साथ उन तीनों ने सीधे अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और व्यर्थ संघर्ष करना बंद कर दिया था। जब सांपों ने हमला किया, तब भी यांग ये ने अपना मन शांत रखा और उसने यह सोचने की बहुत कोशिश की कि आखिर सांपों के इस झुंड को किसने नाराज किया था। जब सांप उनसे केवल 10 मीटर की दूरी पर थे, तब यांग ये अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी छाती पर कपड़ों के पीछे से ट्विन विंग पायथन के इनर कोर को बाहर निकाला और फिर उसे बलपूर्वक फेंक दिया। उसी समय उसकी कलाई घूम गई और उसकी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। जैसे ही उसने आंतरिक कोर को दूर से अंधेरे में गिरते देखा, उसके पूरे शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह खुद को मौत के हवाले नहीं करना चाहता था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर उसका अनुमान गलत निकला तो वह शायद मर जाएगा। सौभाग्य से वह सही था। जब वह इनर कोर दूर अंधेरे में प्रवेश कर गया, तो सांप जो मूल रूप से उनकी ओर बढ़ रहे थे, वे तुरंत ही वहीं रुक गए और फिर वे ज्वार के पानी की तरह उस दिशा की ओर बढ़ गए जहां इनर कोर गायब हो गया था। इस समय यांग ये को अपने दिल में थोड़ा सा डर महसूस हुआ। सांपों के उस घने झुंड का दृश्य एक बेहद शानदार नजारा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे असीम हैं। लहर के बाद लहर इनर कोर की ओर बढ़ रही थी और ऐसा शानदार नजारा लगभग 2 घंटे तक जारी रहा, इससे पहले कि वे सभी गायब हो गए। यांग ये ने तुरंत राहत की लंबी सांस ली जब उसने देखा कि आसपास के सभी सांप गायब हो गए थे। वह कितना बहादुर था, फिर भी वह इस शानदार नजारे को देखकर थोड़ा डरा हुआ था। उसका तो कहना ही क्या, यहाँ तक एक किंग रियल्म विशेषज्ञ जो उड़ सकता है, वह भी इतने सारे सांपों के घेरे का सामना करते समय निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में जब किसी के प्रतिद्वंद्वी के पास पूर्ण शक्ति नहीं होती, तो संख्याएं बेहतर होती हैं। यांग ये ने अपना सिर नीचे करके उन तीनों को देखा जो जमीन पर बेहोश पड़े थे और उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि पहले की स्थिति एक निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन उनका प्रदर्शन वास्तव में थोड़ा बहुत भयानक था। उसने सुना था कि तलवार संप्रदाय की बाहरी अदालत की परीक्षा में किसी की मानसिक स्थिति का परीक्षण शामिल था और उनके प्रदर्शन के आधार पर वे तीनों निश्चित रूप से आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। जब उसने उन्हें जगाया, तो उन तीनों ने आसपास की ओर देखा और जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई सांप नहीं है, तो वे तुरंत उठ बैठे और अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछा। मार्शल दाओ की ओर जाने वाले मार्ग में किसी की मानसिक स्थिति और स्वभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहले से तुम्हारा व्यवहार वास्तव में बहुत हीन था। यांग ये को लगा कि उन्हें चेतावनी देने की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे जो भी हो, वे सभी साथी थे जो अच्छे और बुरे समय से गुजरे थे। अगर वह उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम था, तो यह एक अच्छी बात होगी। यांग ये की बात सुनते ही उनके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी उभर आई। यांग ये को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे खुद जानते थे कि उन्होंने अभी अभी खुद को बहुत शर्मिंदा किया है। हालांकि सांपों का झुंड भयानक था, लेकिन प्रोफाउंडर के रूप में सीधे युद्ध करने की अपनी क्षमता खोना वास्तव में बहुत कायरतापूर्ण था। जब उसने उनके शर्मिंदगी भरे हाव भाव देखे, तो यांग ये ने आगे कहा, मैं आप तीनों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। आप तीनों को यह समझना चाहिए कि एक प्रोफाउंडर के रूप में, अगर आपके पास एक निराशाजनक स्थिति में जीवित रहने की हिम्मत नहीं है, तो आप मार्शल दाओ की ओर अपने रास्ते पर कितनी दूर जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ पल पहले हुआ था। वह एक निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन आप सभी को हार नहीं माननी चाहिए। भले ही आप मर जाएं, आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार नहीं मानते, तो आपके पास अभी भी उम्मीद की एक किरण होगी। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं, तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। मार्शल दाओ की ओर जाने वाले रास्ते की तो बात ही छोड़िए, आपके पास अब अपना जीवन भी नहीं होगा। ये शब्द यांग ये के दिल से निकले थे। जब से वह छोटा था, तब से ही मुश्किलें कैंसर की तरह उसके पीछे पीछे चलती रहीं। हालांकि उसने हार नहीं मानी, और चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसने कभी हार नहीं मानी। भले ही वह तलवार संप्रदाय के श्रम शिष्य तक सीमित हो गया हो और स्वर्ग से सीधे नरक में गिर गया हो, फिर भी उसने हार नहीं मानी, और यह कभी हार न मानने की मानसिकता ही थी जिसने उसे अब तक जीवित रहने दिया। यांग ये की बात सुनकर मंजी और शियाओ हेई ने गहरी सांस ली और फिर खड़े होकर यांग ये को प्रणाम किया। मंजी ने गंभीर स्वर में कहा, धन्यवाद। अब मुझे समझ में आया कि हमारी ताकत इतनी कम क्यों है।
भले ही यह प्राकृतिक प्रतिभा और साधना संसाधनों से संबंधित है, लेकिन यह ज्यादातर हमारे स्वयं के कारण है। हमारी इच्छाशक्ति दृढ़ नहीं है, और जैसे ही हम कठिनाई का सामना करते हैं, हम हार मान लेते हैं। हम हमेशा दूसरों से ऊपर खड़े होने में असमर्थ होने के लायक हैं। मंजी दिल से बोल रहा था। खास तौर पर जब उसने अतीत के दृश्यों को याद किया, तो इससे उसे अपनी समस्याओं की और पुष्टि करने का मौका मिला। अतीत में वह और शियाओ हेई नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि भाड़े के सैनिकों में से कई लोगों ने सोचा कि अगर उन्हें साधना संसाधन दिए गए, तो वे साम्राज्य के संप्रदायों और कुलीनों के शिष्यों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होंगे। हालांकि जब उसने अब इसके बारे में सोचा, तो यह सोचने का तरीका वास्तव में हास्यास्पद था। किसी और का उल्लेख नहीं करना, केवल यांग ये जो उसके सामने खड़ा था, उसकी साधना से कम थी, फिर भी यांग ये की शक्ति और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी जिसकी वह तुलना कर सके। किंग होंग ने यांग ये की तरफ देखा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उसके मन में भी पहले से ही ऐसे ही विचार थे, और वह यह कि अगर वह किसी संप्रदाय की अनुयायी है, तो उसकी ताकत यांग ये से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ ही पल पहले की निराशाजनक स्थिति में उनके अपने अपने प्रदर्शनों ने उसे उन दोनों के बीच की दूरी को समझने में मदद की, और यह सिर्फ ताकत का अंतर नहीं था। जब उसने देखा कि वे तीनों थोड़े उदास थे, तो यांग ये ने सांत्वना दी। मैं आपको हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और मैं बस आप तीनों को याद दिला रहा हूं। अब आप सभी को जो करने की जरूरत है, वह है अपनी गलतियों को समझना और उनका साहसपूर्वक सामना करना, न कि अब की तरह निराश होना। किसी भी मामले में आप तीनों की उम्र सिर्फ 20 साल से थोड़ी ज्यादा है, और आपके पास अभी भी प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका है। मंजी ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, किसी सौभाग्यपूर्ण मुलाकात के बिना संभवतः हमारे पास अपने पूरे जीवन काल में प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं होगी। जब उसने यह सुना, तो यांग ये ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ चीजें उसके कुछ शब्दों से नहीं बदली जा सकती। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना रास्ता होता है, और उन्हें बस अपने रास्ते पर ठीक से चलना होता है। इस बीच किंग होंग ने यांग ये को देखा और पूछा, ठीक है, उन सांपों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? यांग ये ने उन्हें अभी अभी घटी हर बात बताने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वह भी इस बात से हैरान था कि उन सांपों ने उन्हें क्यों घेर लिया। जब उसने सुना कि यांग यी ने इनकोर को फेंक दिया है, तो किंग होंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुमने इनकोर को अपने कपड़ों के पीछे रखा है, न कि किसी स्थानिक घेरे में? जब उन्होंने किंग होंग की बात सुनी, तो मंजी और शियाओ हेई ने भी यांग ये की तरफ देखा। हालांकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी यांग ये ने उनकी नजरों के सामने सिर हिला दिया। जब उन्होंने यांग ये को सिर हिलाते हुए देखा, तो उन तीनों ने तुरंत अजीब भाव प्रकट किए। किंग होंग ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और यांग ये की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, छोटे भाई, क्या आप जानते हैं कि डार्क बीस्ट के लिए इनकोर कितने आकर्षक हैं? अपनी तरह के इनकोर उन्हें साधना में आगे बढ़ने की अनुमति देने में सक्षम हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि आपने इनकोर को एक स्थानिक वलय में रखा है, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपने इसे अपने कपड़ों के पीछे रखा होगा। जब उसने यह सुना, तो यांग ये ने आदतन अपनी नाक रगड़ी और उन तीनों की ओर देखा और फिर हल्के स्वर में कहा, तो इस तरह से वह मैं ही था जिसने उन सांपों को खींचा था। उन तीनों ने जोर से सिर हिलाया। यांग ये थोड़ा शर्मिंदा था, क्योंकि अंत में यह उसकी अपनी गलती थी। जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये ने जल्दी से माफी मांगी, क्योंकि चाहे जो भी हो, यह उसकी गलती थी जिसके कारण वे सांपों द्वारा लगभग खाए जा रहे थे। इसलिए उसे माफी मांगनी पड़ी। जब उन्होंने यांग ये को माफी मांगते हुए सुना, तो वे तीनों थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगे। भले ही यह यांग ये की गलती थी, लेकिन उसने आखिरकार उनकी जान बचाई। इसके अलावा इस बार यह अनजाने में हुआ था। इसलिए अब जब यांग ये ने माफी मांग ली थी, तो उनके दिलों में उदास भावनाएं तुरंत गायब हो गई थीं। एक बार जब उनके बीच की दुश्मनी दूर हो गई, तो वे फिर से खुलकर बातचीत करने लगे। इस बार उन तीनों ने यांग ये को भाड़े के सैनिकों के रूप में अपने सभी अनुभवों के बारे में बताया। उदाहरण के लिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में यांग ये ने न केवल महान लाभ प्राप्त किए, बल्कि वह उनके साथ साथी बनकर बेहद भाग्यशाली भी महसूस करता था। खुद को संयमित करने के लिए जीवन और मृत्यु की लड़ाई और खतरे में रहते हुए निरंतर सफलताओं की आवश्यकता थी। यह यांग ये का सोचने का मूल तरीका था, और यह गलत नहीं था। हालांकि अब यांग ये को एहसास हुआ कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। इसे सरल तरीके से कहें तो, अगर कोई सांप के जंगल में आराम करने से पहले जानवर राजा की बूंदों को नहीं छिड़कता है, तो भले ही वह पहला स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ हो जो यहां आराम कर रहा हो, फिर भी परिणाम भयानक होंगे। क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति घोर काले सांप के जंगल में युद्ध में उतरता है, तो युद्ध में निश्चित रूप से अनगिनत सांपों का झुंड शामिल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यहां तक कि प्रथम स्वर्ग क्षेत्र भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा ग्रैंड मायरीड पर्वतों में जीवित रहने के कई तरीके थे, और इन तरीकों को अनगिनत भाड़े के सैनिकों के जीवन के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था।
यांग ये ने इन सभी तरीकों को गंभीरता से याद किया क्योंकि भले ही वह खुद को संयमित करने लगा था, लेकिन वह बिना किसी कारण के मौत को आमंत्रित नहीं करना चाहता था। सांपों के राजा के साथ युद्ध करना तो ठीक था, लेकिन यदि उसे कुछ हजारों सांपों से लड़ना पड़ा, तो वह न तो अनुभव प्राप्त कर रहा था और न ही संयमित हो रहा था, बल्कि इसके विपरीत वह मौत को आमंत्रित कर रहा था। सांपों के झुंड से हुई परेशानी के बाद वे सभी आराम नहीं करते थे और सुबह होने तक बातें करते रहते थे। बोर होने के बाद वे सभी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बहुत तैयारियां करते थे। अध्याय 22 शक्ति में विस्फोटक वृद्धि। लगभग 6 घंटे चलने के बाद जंगल के अंदर की रोशनी और भी ज्यादा चमकीली होती गई। शायद यह पिछली रात के इनकोर की वजह से था, लेकिन उन पर स्नैक फॉरेस्ट के किसी भी जहरीले सांप ने हमला नहीं किया था। हालांकि अगर ऐसा था भी, तो यांग ये ने अपनी सुरक्षा कम नहीं की थी क्योंकि वह जानता था कि सावधानी सबसे महत्वपूर्ण है और ग्रैंड मायरीड पर्वतों में लापरवाह नहीं होना सबसे अच्छा है। जब वे सांप के जंगल से बाहर निकले, तो मंजी और अन्य लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली। पिछली रात के भयावह दृश्य ने उन्हें सांप के जंगल के प्रति गहरा डर महसूस कराया था और अब वे वहां से बाहर निकलकर राहत की सांस ले सकते थे। स्विश। ठीक इसी समय हवा के फटने की आवाज गूंजी। ठीक जब यह आवाज आई, यांग ये जो मूल रूप से किंग होंग के बगल में था, भौहें सिकोड़ ली और उसी समय उसकी आकृति मौके पर ही गायब हो गई और मंजी के सामने प्रकट हुई, इससे पहले कि वह अपनी मुट्ठी तोड़ता। टकराना। एक स्याही काले रंग का लोहे का तीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। जब वे लोहे के तीर को देख रहे थे जो अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया था, तो उन चारों के हाव भाव बहुत बदल गए थे। खास तौर पर मंजी, जिस समय वह अपने दिल में क्रोधित था, उसी समय उसे गहरा डर भी महसूस हुआ क्योंकि अगर यांग ये न होता, तो वह बुरी तरह घायल हो जाता, भले ही वह बच जाता। मंजी और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी और उन्होंने आसपास के वातावरण की ओर सतर्कता से देखने से पहले तेजी से अपने हथियार वापस ले लिए। दूसरी ओर यांग ये की अभिव्यक्ति उदास थी। भले ही उसने कल रात मंजी और अन्य लोगों से सुना था कि भाड़े के सैनिक अक्सर दूसरों को लूटते और मारते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह उसके साथ इतनी जल्दी हो जाएगा। ताली 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 की आवाज के साथ ही एक अधेड़ और गंजा आदमी 30 मीटर दूर एक विशाल पेड़ से नीचे कूद गया। उसके बगल में 3 और पुरुष और एक महिला थी। महिला ने अपने हाथ में एक गहरे हरे रंग का लंबा धनुष पकड़ रखा था और वह अकेली तीरंदाज थी। जाहिर है, पहले वाला काला लोहे का तीर इसी महिला ने चलाया था। बेशक, उन पांचों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सदस्य उस महिला के दाईं ओर बैठा हुआ आदमी था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जियू युआन था जो कल अपने साथियों को छोड़कर चला गया था। जब उन्होंने इन लोगों को आते देखा तो मंजी और अन्य लोगों के चेहरे पर बहुत भारीपन आ गया। जाहिर है, उन्होंने इस भाड़े के गिरोह को पहचान लिया था। जब उसने उन पांचों को आगे बढ़ते देखा, तो किंग होंग यांग ये के पास गया और धीमी आवाज में बोला, वे वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप हैं और वे अक्सर ग्रैंड मायरीड माउंटेन में कमजोर मर्सिनरी ग्रुप पर हमला करते हैं और लूटपाट करते हैं। उनके नेता का नाम बाल्दी कियांग है और वह एक शीर्ष 9वीं रैंक का नश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पहले स्वर्ग क्षेत्र में आधे रास्ते पर है। उसके बगल में थोड़े मोटे आदमी भाइयों की जोड़ी थे और उन्हें बिग बियर और स्मॉल बियर कहा जाता था। वे दोनों भी 9वीं रैंक के नश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ हैं और वे जियाओ हेई और मुझसे थोड़े ज्यादा मजबूत हैं। जहां तक उस महिला की बात है, वह होंग ये है और वह भी शीर्ष 9वीं रैंक की नश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ है। इसके अलावा तीरंदाजी में उसका कौशल मुझसे कहीं बेहतर है। जब उसने शियू युआन को देखा, तो किंग होंग को पता चल गया कि वे बुरी नीयत से आए हैं और वह उनमें से किसी को भी जाने नहीं देगी। इसलिए किंग होंग ने जल्दी से यांग ये को उनके बारे में जानकारी दी क्योंकि केवल यांग ये ही बाल्दी कियांग के खिलाफ जा सकती थी। किंग होंग की बात सुनकर यांग ये की भौहें तन गईं और उसने चुपचाप दोनों समूहों के बीच ताकत के अंतर का हिसाब लगाया। थोड़ी देर हिसाब लगाने के बाद यांग ये की भौहें और भी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि सामान्य परिस्थितियों में उनके पास जीतने का कोई विकल्प नहीं था। समूह का नेतृत्व करने वाले बाल्दी कियांग नामक व्यक्ति ताकत में उससे बिल्कुल भी कम नहीं था, जबकि बाल्दी कियांग के पक्ष के अन्य लोगों की ताकत मानजी और अन्य लोगों से कहीं ज्यादा थी। इस प्रकार, जब तक बाल्दी कियांग ने उसे व्यस्त रखा, तब तक ऐसी परिस्थितियों में जब वे 3 बनाम 4 लड़ रहे थे, तो मानजी और अन्य लोगों को निश्चित रूप से पराजित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर वह नहीं लड़ता, तो उसे भागने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। हालांकि किंग होंग और अन्य निश्चित रूप से भागने में असमर्थ होंगे और अगर वे भागने में असमर्थ थे, तो उनके सामने आने वाले परिणाम स्पष्ट थे। इसलिए इस समय यांग ये थोड़ी दुविधा में था। ठीक उसी समय जब यांग ये सोच रहा था कि उसे इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए, गंजा आदमी और अन्य लोग यांग ये के समूह से 10 मीटर दूर आ गए थे। गंजे आदमी ने मंजी और अन्य लोगों को देखा और उसकी नज़र कुछ देर तक किंग होंग पर रही, फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, अच्छी प्रतिक्रिया और अच्छी ताकत। भाई, आप किस संप्रदाय से हैं? वह किसी संप्रदाय से नहीं है।
इस बीच शियू युआन बाहर खड़ा था और यांग ये को घूरते हुए उसने तिरस्कार से कहा, वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध के मैदान को साफ करता है। भाई की यांग, उसे अनदेखा करो और उन सभी से निपटो। उस ट्विन विंग पायथन का आंतरिक कोर और त्वचा निश्चित रूप से उनके कब्जे में है। दरअसल वह वास्तव में उस आंतरिक कोर और त्वचा को प्राप्त नहीं करना चाहता था और वह इसके बजाय यांग ये और अन्य लोगों को मारना चाहता था। कल भागने के बाद वह मूल रूप से उनके शवों को दफनाने और उनके कब्जे को लूटने के लिए वापस लौटने का इरादा रखता था। हालांकि जब वह युद्ध के मैदान में लौटा तो ट्विन विंग पायथन, मैनेजी और अन्य सभी गायब हो गए थे। जब उसने जमीन पर खून के निशान देखे तो उसे पता चल गया कि उन चारों को निश्चित रूप से किसी ने मदद की थी। उस समय वह वास्तव में घबरा गया था। वह जानता था कि अगर मंजी और अन्य लोग जीवित वापस लौट आए तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। भविष्य में यह तो छोड़िए कि वह अब इस चावल के कटोरे से खाना नहीं खा पाएगा, अन्य पेशे भी शायद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी पेशा ऐसे साथी की इच्छा नहीं रखता जो युद्ध में अपने साथियों को छोड़ दे। तुम कमीने। जब उन्होंने जियू युआन की बात सुनी तो मंजी और दूसरे लोग बहुत नाराज हो गए। मंजी ने अपनी तलवार जियू युआन पर तान दी और गुस्से से कहा, जियू युआन, तुम एक बेकार आदमी हो जो लड़ाई में अपने साथियों को छोड़ देता है। तुमने हमें छोड़ दिया और कल अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, फिर भी अब तुम हमारे साथ मुसीबत मोल लेने के लिए दूसरों को लेकर आए हो। तुम कमीने हो। तुम सच में भाड़े के सैनिकों की दुनिया के लिए शर्म की बात हो। जब उसने मंजी की बात सुनी तो शियू युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी। मूल रूप से उसने बाल्दी कियांग और अन्य लोगों को सीधे मंजी और अन्य लोगों के खिलाफ कदम उठाने की सलाह दी थी और होंगे ने हमला किया था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह तीर जो निश्चित रूप से जानलेवा वार करेगा, वास्तव में अवरुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा जब बाल्दी कियांग ने यांग ये को उस तीर को रोकते हुए देखा तो बाल्दी कियांग ने वास्तव में हमला जारी नहीं रखा। इसलिए अब मंजी के पास उसे कोसने का मौका था और इसने उसे घृणा से भर दिया। जब उन्होंने मंजी की बात सुनी तो वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी सदस्यों की नजरें जियू युआन की ओर तिरस्कारपूर्ण हो गई थीं। भले ही भाड़े के सैनिकों की दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने साथियों को नहीं छोड़ा था, जबकि उनसे पहले इस व्यक्ति ने युद्ध में अपने साथियों को छोड़ दिया था और वे भी ऐसे व्यक्ति को नीची नजर से देखते थे। बाल्दी कियांग ने ठंडे अंदाज में शियू युआन की तरफ देखा। वह ऐसे लोगों को भी नीची निगाह से देखता था और अगर शियू युआन के पास पहले स्वर्ग क्षेत्र में कोई बड़ा भाई नहीं होता तो बाल्दी कियांग शियू युआन पर अपना हाथ घुमाता। हालांकि जब उसने शियू युआन के बड़े भाई के बारे में सोचा तो बाल्दी कियांग ने अपने दिल में नाराजगी को बलपूर्वक दबा दिया। उसने सीधे यांग ये को अनदेखा किया और मन जी को देखा, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, क्या बकवास है। ट्विन विंग पायथन के इनकोर और त्वचा को सौंप दो। हम उस छोटी लड़की को भी पीछे छोड़ दो और तुम तीनों भाड़ में जाओ। भाई कियांग, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। इस बीच जियू युआन थोड़ा चिंतित था। हालांकि जब उसने बाल्दी कियांग की बर्फीली ठंडी निगाहों को देखा तो उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और फिर वह एक पल के लिए झिझका। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर भाई कियांग उनसे निपट सकता है तो मैं भाई कियांग को देखने के लिए बड़े भाई की निम्न श्रेणी की गहन रैंक तकनीक उधार लेने को तैयार हूं। यह सुनकर बाल्दी कियांग थोड़ा भावुक हो गया क्योंकि उसने भी अपने जीवन काल में कम ग्रेड प्रोफाउंड रैंक तकनीक नहीं देखी थी। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने यांग यी और दूसरों को देखा, इससे पहले कि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकती, और उसने कहा, चूंकि तुम सभी मेरे कहे अनुसार करने को तैयार नहीं हो तो मुझे ध्यान न दिखाने के लिए दोष मत दो। हमला करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में एक बड़ी कृपाण दिखाई दी। उसके बाद उसका चेहरा चमक उठा और उसकी कृपाण ने मैंजी पर वार किया जो आगे चल रहा था। इस समय उनके भाड़े के सैनिकों की ताकत का पता चला। जिस क्षण बाल्दी कियांग ने कदम बढ़ाया उसके आसपास के दो पुरुषों और एक महिला ने अपने अपने विरोधियों को एक दूसरे के साथ अत्यधिक मौन समझ के साथ पाया। विशेष रूप से वह महिला जिसने सबसे पहले किंग होन की ओर तीर छोड़ा जो उसी तरह का एक तीरंदाज था। दूसरी ओर मंजी और अन्य लोगों ने घटनाओं के इस अचानक परिवर्तन पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की थी। विशेष रूप से किंग होंग, वह तभी अपने होश में आई थी जब लोहे का तीर उसके सामने आ गया था और फिर वह किनारे की ओर भाग गई। हालांकि वह पहले ही पहल खो चुकी थी, जिसके कारण उसे होंग ये के लगातार हमलों का सामना करना पड़ा। ठीक उसी समय जब बाल्दी कियांग ने मंजी पर हमला किया, यांग ये जो पहले मंजी के पास चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ गया। एक हल्की सुनहरी चमक से भरी तलवार अचानक उसके हाथ में आ गई और फिर वह बाल्दी कियांग की ओर बिजली की तरह गिरी। यह इतना तेज था कि आसपास मौजूद सभी लोग इससे स्तब्ध रह गए। खास तौर पर बाल्दी कियांग जो बिजली के उस बोल्ट का निशाना था, वह तो और भी भयभीत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मूल रूप से अगोचर यांग ये में वास्तव में इतनी ताकत और गति होगी। इससे पहले जब यांग ये ने एक ही मुक्का मारकर उस तीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था तो वह वाकई थोड़ा हैरान हुआ था।
हालांकि जब उसने यांग ये की उम्र देखी और शियू युआन ने जो कहा था उसे समझ लिया, तो उसने यांग ये की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। उसे लगा कि यह निश्चित रूप से होंग ये थी जिसने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, और भले ही यांग ये ने कोई कदम न उठाया हो, लेकिन मंजी नाम का वह आदमी उसे टालने में सक्षम होगा। हालांकि इस समय उसे पता था कि यह सोचना गलत था। अचानक बाल्दी कियांग ने अपनी कृपाण वापस खींच ली और उसे अपने सामने रोकने के लिए इस्तेमाल किया। झनकार, यांग ये के हाथ में जो तलवार सुनहरी चमक में थी, वह बाल्दी कियांग की कृपाण पर लगी, और कृपाण तुरंत टुकड़ों में बिखर गई, जबकि यांग ये की तलवार ने कोई गति नहीं खोई और सीधे बाल्दी कियांग के पेट में घुस गई। क्या क्या जबरदस्त ताकत! गंजा कियांग बोलने से पहले ही अपने शरीर को दो टुकड़ों में काट दिया गया, और उसके आंतरिक अंग और खून पूरी जमीन पर फैल गया। यांग ये ने बाल्दी कियांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जो दो भागों में विभाजित हो गया था, और वह बिग बियर और स्मॉल बियर के सामने पहुंचने से पहले बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ जो अभी भी स्तब्ध थे। जियू युआन की चकित निगाहों के नीचे उसकी तलवार ने सुनहरे रंग की छवियों की एक श्रृंखला बनाई जो बिग बियर की गर्दन के पीछे से गुजरी, और फिर एक सिर जमीन पर गिर गया। यांग ये की गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई क्योंकि वह अगले छोटे भालू से पहले पहुंच गया था। बाल्दी कियांग और बड़े भालू के मरने के बाद छोटे भालू ने आखिरकार अपने सदमे से उबर लिया था, और वह अपने दिल में चकित था क्योंकि उसने यांगे के हमले को रोकने के लिए सहज रूप से अपनी कृपाण उठाई थी। हालांकि जैसा कि पहले बाल्दी कियांग के साथ हुआ था, तलवार और कृपाण के टकराने पर उसकी कृपाण तुरंत टूट गई थी, और फिर एक और सिर जमीन पर गिर गया। पलक झपकते ही यांग ये ने 9वीं रैंक के नश्वर क्षेत्र विशेषज्ञों से निपट लिया, और इस बार यांग ये ने हमला जारी नहीं रखा क्योंकि उसके विरोधियों में केवल जियू युआन ही बचा था। जब उसने बाल्दी कियांग को मारने की कोशिश की तो होंग ये नाम की उस महिला ने अपना धनुष रख दिया और फिर मुड़कर घने जंगल में प्रवेश कर गई, और वह इतनी तेजी से भागी कि उसे आश्चर्य हुआ। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पड़ी 3 लाशों को देखा, मंजी और बाकी लोग मौके पर ही पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हे भगवान, वे नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक के शिखर पर थे। हालांकि उनके पास यांग ये की तलवार के सामने प्रतिरोध करने की ताकत भी नहीं थी। क्या उसने इससे पहले अपनी ताकत छिपाई थी? क्या यांग ये एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ है? मंजी और अन्य लोगों के मन में लगातार सवालों की एक श्रृंखला कौंध रही थी। अध्याय 23 ब्राइट मून सेक। यांग ये प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं था, यह ऐसी बात थी जिस पर कोई संदेह नहीं था। उसके अचानक शक्तिशाली हो जाने का कारण यह था कि बाल्दी कियांग उसके पास आया था, और उसने इस दौरान चुपके से अपने ऊपर एक उच्च श्रेणी का शक्ति तावीज लगा लिया था। उच्च श्रेणी के शक्ति तावीज और उसकी स्वर्णिम गहन ऊर्जा से मिले प्रोत्साहन के तहत उसकी शक्ति तुरंत अनगिनत गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा बाल्दी कियांग और अन्य लोगों ने उसे कम आंका था, और इसने उसे एक आश्चर्यजनक हमला सफलतापूर्वक करने की अनुमति दी। अन्यथा अपनी सामान्य ताकत के साथ बाल्दी कियांग को हराना संभव था, फिर भी बाल्दी कियांग को तुरंत नष्ट करना बिल्कुल असंभव था। यांग ये ने अपनी तलवार को लापरवाही से घुमाया और फिर शियू युआन की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह थोड़ा कांप रहा था। जब वह इस बेकार चीज से निपटने वाला था तो शियू युआन ने अचानक कहा, यांग ये, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरा बड़ा भाई फर्स्ट हेवन रियल्म विशेषज्ञ है। अगर तुम मुझे मार देते हो तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। बेवकूफ, तुम अभी भी ऐसे समय में मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। यांग ये ने अपने दिल में शाप दिया। एक तेज हमले के साथ उसकी तलवार ने शियू युआन के सामने पहुंचते ही कई छवियां पीछे छोड़ दी। शियू युआन अपने दिल में चकित था और उसने सहज रूप से रोकने के लिए अपने हाथ में तलवार उठाई। झनकार, इससे पहले कि यांग ये की तलवार उसकी छाती में घुसती, शियू युआन की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। अपनी तलवार रख देने के बाद यांग ये ने मुड़कर स्नैक फॉरेस्ट की ओर देखा और फिर उदासीन स्वर में कहा, क्या यह हो सकता है कि आप ओरियोल की भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं? यांग ये की बात सुनकर मंजी और अन्य लोग दिल से चौंक गए। क्या आसपास और भी लोग हैं? उन तीनों ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और यांग यी के पास चले गए, जबकि उनके चेहरे सतर्कता भरे भाव से ढके हुए थे। क्या भयानक दिव्य भावना है! कुछ देर की मौत भरी खामोशी के बाद इस आवाज के साथ 3 आकृतियां अचानक सांप के जंगल से बाहर निकलीं। ये तीनों आकृतियां बहुत तेज थीं और उन्होंने कुछ ही समय में 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली और यांग ये से 9 मीटर पहले पहुंच गईं। वे 2 पुरुष और एक महिला थे। पुरुष सुंदर थे जबकि महिला सुंदर थी, और उन सभी की उम्र लगभग 17 या 18 वर्ष थी। उन सभी ने सफेद और सादे फिटिंग वाले वस्त्र पहने थे और उनके बाएं सीने पर एक छोटा सा चांदी के रंग का अर्धचंद्र कढ़ाई किया हुआ था। भले ही वे युवा थे, यांग ये की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। क्योंकि भले ही उन्होंने प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से बाल्दी कियांग से कहीं अधिक मजबूत थी जिसे उसने कुछ क्षण पहले ही मार दिया था। उसने ऐसा अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि उनकी गति वास्तव में बहुत तेज थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जो आम भाड़े के सैनिकों के पास हो। ब्राइट मून संप्रदाय। जब उसने उनकी छाती पर चांदी का अर्धचंद्र देखा तो किंग होंग ने आश्चर्य से कहा,
जाहिर है वह यांग यी को चेतावनी दे रही थी। जब उसने किंग होन की बात सुनी तो यांग ये को ब्राइट मून संप्रदाय के बारे में वह सब कुछ याद आ गया जो वह जानता था। ग्रैंड किन साम्राज्य जैसे विशालकाय के अलावा दक्षिणी क्षेत्र में 6 और असाधारण शक्तियां थीं। इन 6 असाधारण शक्तियों को एक स्कूल, 2 महलों और 3 संप्रदायों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक स्कूल 6 असाधारण शक्तियों में सबसे मजबूत था, मूल स्कूल। 2 महल क्रमशः स्नो पैलेस और फ्लावर पैलेस थे। 3 संप्रदायों के लिए यह भूत संप्रदाय, ब्राइट मून संप्रदाय और तलवार संप्रदाय थे। बेशक ये केवल सतह पर मौजूद शक्तियां थीं। दक्षिणी क्षेत्र बहुत विशाल था और वहां अनगिनत छिपे हुए कबीले और छोटे छोटे संप्रदाय थे। हालांकि यांग ये को उन छिपी हुई शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उन्होंने किंग होन की बात सुनी तो ब्राइट मून संप्रदाय के 3 शिष्यों में से एक व्यक्ति जो थोड़ा बड़ा दिख रहा था, एक कदम आगे बढ़ा और उसने यांग ये के समूह की ओर सिर हिलाया। फिर उसने कहा, मैं ब्राइट मून संप्रदाय का बाहरी दरबारी शिष्य मिंग हाओ हूं। मेरे बगल में ये 2 मेरे कनिष्ठ भाई मिंग शियू और कनिष्ठ बहन मिंग यू हैं। इससे पहले हम स्नैक फॉरेस्ट से निकले ही थे कि हमने आपको दूसरों के साथ युद्ध करते हुए देखा, और किसी भी संदेह से बचने के लिए हम तीनों ने खुद को नहीं दिखाया। हालांकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपकी दिव्य भावना इतनी भयानक होगी, और आपने वास्तव में हम तीनों को देखा। जब उन्होंने एक संप्रदाय के इन शिष्यों को इतनी विनम्रता से पेश आते देखा तो मंजी और अन्य लोगों को इसकी आदत नहीं थी। आखिरकार संप्रदायों के ये सभी शिष्य अतीत में भाड़े के सैनिकों से मिलने पर अहंकार से भर गए थे, और उन्होंने भाड़े के सैनिकों को ऐसे देखा जैसे वे तुच्छ चींटियां हों। बेशक वे तीनों जानते थे कि ब्राइट मून संप्रदाय के ये शिष्य यांग ये की वजह से इतने विनम्र थे। दक्षिणी क्षेत्र में ताकतवरों का सम्मान किया जाता था। इससे पहले मिंग हाओ और अन्य लोग यांग ये को छाया से लड़ते हुए देखकर बहुत हैरान हो गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी ऐसी तेज तलवार नहीं देखी थी, फिर भी ऐसी तेज तलवार जो इतनी भयानक ताकत रखती हो दुर्लभ थी। खासकर इसलिए क्योंकि यांग ये ने उन्हें देखा था और इससे उन्हें और भी ज्यादा झटका लगा। जब उसने उन्हें इतनी विनम्रता से पेश आते देखा तो यांग ये ने उन्हें अनदेखा नहीं किया। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं यांग ये हूँ, एक स्वतंत्र साधक, और मेरे साथ ये कुछ लोग मेरे साथी हैं। जब उन्होंने यांग ये की बात सुनी तो मिंग हाओ और अन्य लोग थोड़े हैरान हुए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यांग ये तलवार संप्रदाय का शिष्य है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में एक स्वतंत्र साधक है। हालांकि यह उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, और जो मायने रखता था वह था यांग ये की ताकत। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई यांग हमारे साथ खुद को प्रशिक्षित करने में रुचि रखते हैं। मिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए आमंत्रित किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यांग ये एक स्वतंत्र साधक था या किसी संप्रदाय का शिष्य, इतनी उम्र में इतनी ताकत होना उनके लिए उसे बराबर का दर्जा देने के लिए पर्याप्त था। यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, मुझे खेद है, मुझे अभी भी कुछ मामलों पर ध्यान देना है। यांग यी ने खुद को जीवन और मौत की लड़ाई में झोंकने के लिए संप्रदाय छोड़ दिया था और उसके पास बहुत बड़े रहस्य थे। इसलिए वह वास्तव में दूसरों को इसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। मिंग हाओ यांग ये के इनकार से नाराज नहीं हुआ क्योंकि उसे पहले से ही ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह ऐसा ही है, तो अगर हमें भविष्य में मौका मिला तो हम भाई यांग के साथ प्रशिक्षण लेंगे। हम पहले विदा लेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनकी आकृतियां चमक उठीं और दूर गायब हो गईं। यांग ये वाकई उनके रवैये से थोड़ा हैरान था। जहां तक उसका सवाल था, संप्रदाय के अनुयायियों को अहंकारी, दबंग और घमंडी लोग होना चाहिए। हालांकि ब्राइट मून संप्रदाय के उन 3 लोगों ने इसका कोई संकेत नहीं दिखाया और उनमें अहंकार का जरा भी भाव नहीं दिखा। यह उसे थोड़ा अप्रत्याशित लगा। दरअसल यह अभी भी इसलिए था क्योंकि यांग यी बहुत अनुभवहीन था। संप्रदायों से कई अभिमानी और दबंग शिष्य थे, फिर भी वे ज्यादातर बुद्धिहीन थे। जो लोग संप्रदायों के शिष्य बनने में सक्षम थे, उनमें से ज्यादातर में अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा और स्वभाव था। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर बेहद बुद्धिमान थे और वे गहराई से समझते थे कि सूची में एक और दुश्मन जोड़ने के बजाय एक और दोस्त बनाना बेहतर था। भाई यांग, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? इस बीच मंजी ने आसपास की लाशों पर नजर डाली और पूछा। यांग ये ने भी उनकी ओर देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, हमें निश्चित रूप से पहले उनका सामान इकट्ठा करना होगा। यह सुनते ही मंजी और अन्य लोग तुरंत हंसने लगे। थोड़ी खोजबीन के बाद यांग ये को कुछ मूल्यवान चीजें मिलीं। वे क्रमशः एक स्थानिक अंगूठी, एक मध्यम श्रेणी की पीली रैंक की कृपाण, 2 निम्न श्रेणी की पीली रैंक की खंजर और 10,000 से अधिक सोने के सिक्के थे। हालांकि यांग ये ने इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। यह मदद नहीं की जा सकती थी, जो पहले से ही ग्रेड 1 तावीज मास्टर था, उसकी जरूरतें इस उपलब्धि के कारण और भी ज्यादा हो गई थीं। जैसे ही उसने अपने हाथ में स्थानिक अंगूठी देखी, यांग ये थोड़ा निराश हो गया। क्योंकि उसके पास जो स्थानिक अंगूठी थी, उसकी तुलना में यह बहुत ही घटिया थी, लेकिन कुछ न होने से तो यह बेहतर ही थी।
स्थानिक अंगूठी पहनने के बाद यांग ये ने मंजी और अन्य लोगों पर नजर डालने से पहले उसमें मौजूद 3 पीले रैंक के हथियारों पर नजर डाली। वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसकी कलाई पलटी और उसके हाथ में 3 हथियार दिखाई दिए। उसने अपने हाथ में मौजूद हथियार मंजी और अन्य लोगों को दिए और फिर कहा, ये हथियार मेरे लिए बेकार हैं, इसलिए आप सभी इन्हें ले सकते हैं। मंजी पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, भाई यांग ने एक से ज्यादा मौकों पर हमारी जान बचाई है और उन 3 लोगों को आपने ही मारा है। हमने तो इसमें कोई योगदान ही नहीं दिया, तो हम आपसे यह कैसे छीन सकते हैं। किंग होंग ने भी बगल से कहा, उन चीजों को रख लो। भले ही हम वाकई बहुत लालची हैं, लेकिन हमारे अपने सिद्धांत हैं और अगर हमने तुमसे वो चीजें छीन ली तो हम खुद को नीचा समझेंगे। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें आप सभी को मुफ्त में नहीं दे रहा हूं। मैंने कल रात आप सभी को यह कहते हुए सुना कि डाकबीस्ट का शिकार करने और उन्हें मारने के अलावा भाड़े के सैनिक भी किराए पर मिलते हैं, है ना। अब उसे अपनी छोटी बहन और मां की सबसे ज्यादा चिंता थी। हालांकि एल्डरकियान ने लियू कबीले को चेतावनी दी थी, लेकिन एल्डरकियान हर समय साउथपीस सिटी में नहीं रह सकता था। अगर लियू कबीले ने उसकी छोटी बहन और मां से निपटने के लिए चालें चली, तो वे निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए उसने साउथपीस सिटी में अपनी छोटी बहन और मां की सुरक्षा के लिए इन 3 लोगों को काम पर रखने का इरादा किया और यह विचार उसके मन में कल रात से ही था। मंजी ने सिर हिलाया और कहा, डाकबीस्ट का शिकार करने और उन्हें मारने के अलावा हम अंगरक्षक बनने या सामान ले जाने में दूसरों की मदद करने से संबंधित कुछ काम भी स्वीकार करते हैं। भाई यांग, क्या आपका मतलब है कि आप हमें काम पर रखने का इरादा रखते हैं। यांग ये ने जमीन पर पड़ी शियू युआन की लाश पर नजर डाली और कहा, शियू युआन को मैंने मारा था। हालांकि अगर आप सभी ग्रीन हॉर्नेट सिटी लौटते हैं तो उसका बड़ा भाई निश्चित रूप से आप सभी को जाने नहीं देगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी साउथपीस सिटी में मेरी छोटी बहन और मां की रक्षा करें। जहां तक समय अवधि की बात है तो हम इसे आधा साल करेंगे। तुम क्या सोचते हो। यह सुनकर वे तीनों भावुक हो गए। जैसा कि यांग ये ने कहा था, एक बार जियू युआन की मृत्यु हो जाने के बाद अगर वे ग्रीन हॉर्नेट सिटी में वापस लौटते हैं तो वे निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएंगे। भले ही ग्रैंडकिन साम्राज्य में कानून सख्त थे और जियू युआन का बड़ा भाई शायद ग्रीन हॉर्नी सिटी में रहते हुए उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन शहर के बाहर क्या होगा। इसके अलावा वे अब डाकबीस्ट का शिकार और उन्हें मारना जारी रखने में असमर्थ थे क्योंकि वे केवल 3 ही थे। जब उन्होंने यहां तक सोचा तो मंजी ने किंग होंग और शियाओ हेई की ओर देखा और जब उसने उन्हें सिर हिलाते देखा तो उसने तुरंत कहा, भाई यांग, हम आपका अनुरोध स्वीकार करने को तैयार हैं। जब उसने सुना कि वे सहमत हैं तो यांग ये ने अपने हाथ में 3 हथियार उन्हें दे दिए और फिर उसने 10,000 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें भी दे दिए। जब देखा कि मंजी सोने के सिक्के लेने से मना कर रहा है तो उसने तुरंत कहा, ये सारे सोने के सिक्के तुम तीनों के लिए नहीं हैं। 5,000 सोने के सिक्के तुम्हारा मुआवजा हैं और मुझे चाहिए कि तुम बाकी 5,000 मेरी छोटी बहन और मां को दे दो। यह सुनकर मंजी एक पल के लिए झिझका और फिर सिर हिला दिया। 3 येलो रैंक के हथियारों की कीमत पहले से ही 40 या 50,000 सोने के सिक्कों से कम नहीं थी। इन 5,000 सोने के सिक्कों और उनकी अपनी बचत के साथ यह साउथपीस सिटी में पैर जमाने के लिए उनके लिए पर्याप्त से अधिक था। यांग ये ने मंजी के सोने के सिक्के लेने के बाद कहा, साउथपीस सिटी जाने के बाद बड़ी बहन किंग होंग को मेरी छोटी बहन और मां से संपर्क करने दें। मंजी और शियाओ हेई, आप दोनों को खुद को नहीं दिखाना चाहिए और यह पर्याप्त है कि आप दोनों छाया में छिप जाएं। यदि कोई खतरा है जिसे आप तीनों हल करने में असमर्थ हैं तो तलवार संप्रदाय में मुझे एक पत्र लिखें और मैं जितनी जल्दी हो सके भाग जाऊंगा। मंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाई यांग, हमने सुरक्षा से संबंधित बहुत काम किया है। अगर कोई खतरा वास्तव में सामने आता है जिसका हम प्रतिरोध नहीं कर सकते तो हमारे पास इससे निपटने के लिए अभी भी कुछ तरीके हैं। संक्षेप में, जब तक वह प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं है, हम निश्चित रूप से भाई यांग के परिवार की सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे। अच्छा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने किंग होंग की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। जब उन्होंने यांग ये को किंग होंग की ओर देखते हुए देखा तो मांजी और शियाओ हेई ने बहुत समझदारी से काम लिया और पहले चले गए, जबकि किंग होंग का भी मूल रूप से उनका पीछा करने का इरादा था, लेकिन उसे यांग ये ने रोक दिया। एक कहावत का एक हिस्सा जिसमें एक मैंटिस एक सिकाडा का पीछा करता है, लेकिन उसके पीछे ओरियोल के होने का पता नहीं चलता। यह कहावत इस बात को संदर्भित करती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने पीछे छिपे खतरे के बारे में जाने बिना आगे की उपलब्धियों का लालच करता है। अध्याय 24 रहस्यमय छोटा साथी। जैसे ही उसने अपने सामने खड़ी इस महिला को देखा, जिसका फिगर बहुत हॉट और सेक्सी था, यांग ये ने हल्की आवाज में कहा, बड़ी बहन किंग होंग, ऐसा लगता है कि आपने कल रात से जानबूझकर मुझसे दूरी बनाए रखी है। पिछली रात से ही किंग होंग का उसके प्रति रवैया बदल गया था और वह जानबूझकर उसे दूरी बनाए हुए थी। उसे पता था कि शायद यह उसकी ताकत की वजह से था।
लेकिन कोई बात नहीं, उसने किंग होंग को अपना दोस्त मान लिया था और वह नहीं चाहता था कि यह दोस्ती ऐसे ही खत्म हो जाए। जब उसने यांग ये की बात सुनी तो किंग होंग के होंठ हिल गए और वह इनकार करना चाहती थी। हालांकि जब उसने यांग ये की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा तो उसने अंत में कोई बहाना नहीं बनाया और बस हल्की सी आह भरी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यांग ये के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी और वह यांग ये को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। हालांकि यांग ये एक संप्रदाय का अनुयायी था और वह बहुत ही होनहार था। इसके अलावा भाड़े के सैनिकों और संप्रदायों के अनुयायियों के बीच कोई दोस्ती होना बहुत मुश्किल था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अलग अलग दर्जे के लोग थे। अगर कोई और भाड़े का सिपाही होता तो वह किसी संप्रदाय के अनुयायी से दोस्ती करके बहुत खुश होता। हालांकि वह ऐसा नहीं सोचती थी क्योंकि इस तरह की दोस्ती ज्यादातर दया के कारण होती थी। जब उसने देखा कि किंग होंग चुप है तो यांग ये ने आगे कहा, बड़ी बहन किंग होंग, मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर मुझसे दूरी क्यों बनाए हुए हो। हालांकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें सच में अपना दोस्त मान लिया है। क्यों? किंग होंग ने पूछा। मैं तो एक साधारण भाड़े का सिपाही हूं। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा वे मेरे साथ करते हैं। जब हम स्नैक फॉरेस्ट में दाखिल हुए और जब मैं अपनी ताकत छिपा रहा था तो आपने मुझे नीची नज़र से नहीं देखा या दूसरों की तरह मुझसे दूरी नहीं बनाई। इसके विपरीत आपने हर समय मेरी रक्षा की और मेरी देखभाल की। उस पल से मैंने आपको अपना दोस्त मान लिया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी ताकतवर हो तो मैं तुम्हारे काम में अपनी नाक नहीं घुसाता। किंग होंग ने यांग ये की तरफ आंखें घुमाई और मुस्कुरा दी क्योंकि वह महसूस कर पा रही थी कि यांग ये ने ईमानदारी से बात की थी। यांग ये ने मुस्कुराते हुए गंभीर भाव से कहा, बड़ी बहन किंग होंग, मुझे लगता है कि दोस्ती ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए ताकत, पैसा या अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए आपके कुछ विचार वास्तव में बुरे हैं। किंग होंग उसका खंडन करना चाहती थी, फिर भी उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। क्योंकि जब उसने यांग ये को तुम्हारे कुछ विचार कहते सुना तो उसे कुछ याद आ गया। उसने जानबूझकर यांग ये से दूरी बनाए रखी थी, इसलिए नहीं कि वह उससे दोस्ती नहीं कर सकती थी, बल्कि इसलिए कि जब उसने कुछ चीजों के बारे में सोचा तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जब उसने देखा कि किंग होंग का चेहरा अचानक लाल हो गया है तो यांग ये थोड़ा हैरान हो गया। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो उचित से ज्यादा हो। इस बोल्ड और सीधी सादी महिला का चेहरा लाल क्यों हो गया है? जब उसने देखा कि यांग ये उसे घूर रहा है तो किंग होंग ने अपने दिल में शर्मनाक विचारों को दबा लिया और यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो? वाह! यांग ये पूरी तरह से अवाक था। वह वास्तव में कहना चाहता था कि वह समझ से परे थी, फिर भी उसने अंत में खुद को रोक लिया। वर्तमान में किंग होंग ने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखना बंद कर दिया था। इसलिए अगर वह उससे ऐसा कहता तो वह शायद शापित होने से बच नहीं पाता। अपनी कलाई को घुमाते हुए यांग ये के हाथ में एक शक्ति तावीज दिखाई दिया और उसने इसे किंग होंग को सौंप दिया और फिर कहा, बड़ी बहन किंग होंग, यह आपके लिए है। मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया वह यहाँ और नहीं रुका और दूर की ओर चला गया। जब उसने यांग ये की आकृति को गायब होते देखा तो किंग होंग ने खुद से कहा, कितना शर्मनाक है। वह केवल 16 या 17 साल का है, मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं। जब उसने देखा कि ताबीज पर सुनहरी लौ लगी हुई है तो किंग होंग का शरीर तुरंत स्थिर हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। काफी देर बाद किंग होंग ने जल्दी से उस ताबीज को कपड़ों के पीछे अपनी छाती पर रख दिया और फिर उसने अपना सिर उठाया और देखने लगी कि यांग ये कहाँ गायब हो गया था। वह दबी हुई आवाज में बुदबुदाते हुए चकित लग रही थी। एक उच्च श्रेणी का शक्ति ताबीज? कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? डॉट 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 डॉट। यांग ये पूरे रास्ते पागलों की तरह भागता रहा और वह घने जंगल के बीच एक फुर्तीला बंदर की तरह लगातार चमकता रहा। इस दौरान उसका सामना कुछ अज्ञात डाकबीस्ट से हुआ। हालांकि उसने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उन डाकबीस्ट की ग्रेड बहुत कम थी और वह उन दुर्जय नेदर वुल्फ गॉज की ओर जाने का इरादा रखता था ताकि उन दुर्जय नेदर वुल्फ की खोज कर सके। कुछ घंटों तक पागलों की तरह भागने के बाद यांग ये अंततः रुक गया और फिर वह दूर की ओर देखने से पहले एक बड़े पेड़ पर छलांग लगा दी। दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखला बादलों में ऊंची ऊंची दिखाई दे रही थी और उसका कोई अंत नहीं था। उसके लिए उसका अंत देखना असंभव था। जैसे ही उसने असीम पर्वत श्रृंखला को देखा, यांग ये की अभिव्यक्ति भारी थी क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा, किंवदंती के अनुसार ग्रैंड मायरीड पर्वत के मध्य क्षेत्र में एक विशाल डाकबीस्ट साम्राज्य है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मुझे निश्चित रूप से एक नज़र डालनी चाहिए। जब उन्होंने यहाँ तक बात की तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और आत्मा उपहास के साथ कहा, यदि मैं अब से 20 दिन बाद बाहरी दरबार का शिष्य बनने में असमर्थ हूँ और यदि मैं अब से 3 महीने बाद लियू किंग्यू को हराने में असमर्थ हूँ तो मेरे पास अपना जीवन भी नहीं होगा। डाकबीस्ट साम्राज्य को देखने में सक्षम होना तो दूर की बात है। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और अपनी जेब से एक घिसा पिटा नक्शा निकाला।
मंजी के समूह ने उसे कल रात यह नक्शा दिया था और यह ग्रैंड मायरीड पर्वत की सीमा पर कुछ क्षेत्रों का नक्शा था। इसके अलावा मंजी और अन्य लोगों ने नक्शे पर कुछ खतरनाक क्षेत्रों को भी दर्शाया था। अपनी निगाह से नक्शे को घुमाने के बाद अंत में यांग ये की निगाह नेदर वुल्फ गॉज पर पड़ी। नेदर वुल्फ गॉज का रास्ता याद करने के बाद यांग ये ने नक्शा एक तरफ रख दिया और पेड़ से नीचे उतरने ही वाला था। ठीक इसी समय यांग ये का शरीर जो पहले से ही आगे की ओर झुका हुआ था तुरंत वहीं अकड़ गया और उसकी निगाहें तेजी से दूर की ओर चली गईं। घने जंगल से 300 मीटर दूर अचानक एक बैंगनी छाया चमक उठी। बैंगनी छाया बहुत तेज थी। नहीं, इसे अजीब कहा जाना चाहिए, क्योंकि बैंगनी छाया टिमटिमा रही थी और हर टिमटिमाहट के साथ यह लगभग 100 मीटर की दूरी पर चली गई। जैसे ही उसने इस अजीब दृश्य को देखा यांग ये की खोपड़ी थोड़ी सुन्न हो गई और उसने जल्दी से अपनी सांस रोक ली और कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बैंगनी छाया ने 2 सांसों में 300 मीटर की दूरी तय की और यांग ये के पास पहुंच गई। सौभाग्य से बैंगनी छाया रुकी नहीं और उसके पास से गुजर गई। ठीक जब यांग ये ने राहत की सांस ली तो बैंगनी छाया जो पहले से ही उसके पीछे 30 मीटर से अधिक दूरी पर थी अचानक चलना बंद हो गई और फिर वह चमककर यांग ये के सामने आ गई। यांग ये का शरीर एकदम से जम गया। जैसे ही उसने इस छोटी सी चीज को देखा जो उसके सामने आई यांग ये ने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वह इस छोटी सी चीज को परेशान करने और उसे नष्ट करने के लिए बहुत डर रहा था। यह एक मिंक था जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था और यह बेहद प्यारा था। यह पूरी तरह से बैंगनी रंग का था। इसका पतला और लंबा शरीर था, छोटे अंग, लंबे कान, एक गोल सिर और इसकी छोटी पूंछ पीछे की ओर झूल रही थी। इसके अलावा इसके माथे पर एक भव्य रक्त लाल कमल का निशान था। बैंगनी मिंक हवा में रुक गया और उसकी जीवंत आंखें यांग ये को घूर रही थीं और वह समय समय पर पलकें झपका रहा था। यह बेहद प्यारा था। हालांकि उसकी जीवंत और प्यारी आंखों की जोड़ी के सामने यांग ये ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस बैंगनी मिंक की अजीब गति ने यांग ये को वास्तव में भयभीत कर दिया था और यह एक ऐसी गति थी जिसे किंग रियल्म के विशेषज्ञ भी प्राप्त करने में असमर्थ थे। कुछ ही पलों के बाद बैंगनी मिंक की भौहें एक इंसान की तरह आपस में जुड़ गईं और फिर वह यांग ये के करीब 2 कदम बढ़ा। उसकी छोटी नाक ने यांग ये के शरीर को सूंघा और फिर उसे लगा कि उसने कुछ अच्छा देखा है, जिससे छोटे साथी की बड़ी आंखें तुरंत चमक उठीं। भले ही यांग ये जानवरों की भाषा नहीं जानता था, लेकिन वह यह महसूस करने में सक्षम था कि उसके सामने यह छोटा साथी खुश था, क्योंकि इस समय छोटे साथी की अभिव्यक्ति बिल्कुल उस दिन की अभिव्यक्ति के समान थी जब उसने देखा कि वह एक प्रोफाउंडर बन सकता है। ऐसा लग रहा था कि बैंगनी मिंक ने यांग यी में कुछ अच्छाई देख ली थी और उसकी नाक लगातार सूंघ रही थी, जबकि उसके गोल चेहरे पर नशे का भाव झलक रहा था। ठीक जब यांग ये भागने ही वाला था, उसके सामने मौजूद बैंगनी मिंक अचानक बैंगनी रोशनी में बदल गया और उसकी छाती में प्रवेश कर गया और बैंगनी मिंक की इस अचानक कार्रवाई से यांग ये का दिमाग तुरंत खाली हो गया। थोड़ी देर बाद यांग ये ने जल्दी से अपने शरीर की जांच की और जब उसने अपने शरीर के अंदर की स्थिति को देखा तो यांग ये ने ऐसे बड़बड़ाया जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? हाँ, वह बेहद प्यारा सा साथी उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह उसके शरीर के भीतर छोटे भंवर डेंटियन में प्रवेश कर चुका था। इससे पहले जब उसने अपने मन को अपने शरीर में डुबोया तो उसने देखा कि बैंगनी मिंक उसके शरीर के भीतर छोटे भंवर डेंटियन को नाप रहा था और उसका छोटा सा चेहरा पहले उत्साह से भरा हुआ था, फिर घबराहट और फिर अंत में थोड़ी देर बाद फिर से उत्साह प्रकट हुआ। बैंगनी मिंक अत्यधिक उत्साहित लग रहा था और वह उसके भंवर डांटियन के भीतर अंतहीन रूप से टिमटिमा रहा था, जैसे किसी भाड़े के सैनिक को गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। ठीक इसी समय यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और फिर एक बार दूर की ओर देखा। दूर घने जंगल से एक काली आकृति चमकती हुई दिखाई दी और जब उसने इस काली आकृति को देखा तो यांग ये ने सांस रोक ली, जबकि उसका दिमाग खाली हो गया, क्योंकि यह काली आकृति हवा में उड़ रही थी और यह किसी बाहरी ताकत पर निर्भर हुए बिना उड़ रही थी। यांग ये को नहीं पता था कि बाहरी ताकतों पर निर्भर हुए बिना उड़ान भरने के लिए किस तरह के साधना क्षेत्र की आवश्यकता होती है। वैसे भी राजा क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ जो राजा क्षेत्र से ऊपर थे वे इसे पूरा करने में असमर्थ थे, जबकि आत्मा क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञ उत्कर्ष क्षेत्र में थे। काली आकृति बहुत तेज थी और वह तुरंत यांग ये के पास पहुंच गई। काली आकृति पूरी तरह से काली थी और उसका पूरा शरीर काली ऊर्जा से घिरा हुआ था। इसके अलावा उसके चारों ओर घूमने वाली काली ऊर्जा की अनगिनत किस्में कई जहरीले सांपों की तरह लग रही थी जो अपने दुश्मनों को निगलने के लिए तैयार थीं। काली आकृति रुकी नहीं और दूर की ओर चमकती हुई चली गई। दूसरी ओर यांग ये का चेहरा इस समय भयावह रूप से पीला पड़ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि काली आकृति ने उस पर नजर डाली थी और यह वही नजर थी जिसने उसे ऐसा महसूस कराया था जैसे वह नरक में गिर गया हो। भय की भावना ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया और इस वजह से वह विरोध करने का जरा भी इरादा नहीं कर पाया। नहीं,
काली आकृति की एक झलक भी बर्दाश्त न कर पाने के कारण यांग ये के दिल की गहराई से अपमान की भावना पैदा हुई और वह धीमी आवाज में दहाड़ने लगा और फिर बलपूर्वक अपना सिर उठाकर देखने लगा कि काली आकृति कहाँ गायब हो गई। उसने दृढ़ता से कहा, मैं डरने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तलवार संप्रदाय के शिष्यों की तलवार झुकने के बजाय टूटना पसंद करेगी और तलवार संप्रदाय के शिष्य अपमानित होने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ये शब्द तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने कहे थे और यांग ये ने इसे याद कर लिया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के दिल की गहराइयों से भय की भावना तुरंत गायब हो गई। उसी समय उसके हाथ में तलवार जोर जोर से कांपने लगी। तलवार की एक स्पष्ट और गूंजती हुई चीख निकली, फिर एक खनखनाहट हुई और तलवार अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। दूसरी ओर यांग ये की आंखें इस समय थोड़ी बंद थीं। अभी अभी ये शब्द बोलने के बाद वह एक अजीब और गहन अवस्था में प्रवेश कर गया था। यांग ये को यह नहीं पता था कि जब वह इस अवस्था में आया था तो न केवल उसकी तलवार टूट गई थी, बल्कि उसके आसपास के पेड़ भी ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज हिल रही हो। यदि तलवार संप्रदाय के साथ शीर्ष गुरु या तलवार संप्रदाय के गुरु यहाँ होते तो वे जानते कि यांग ये किस प्रकार की स्थिति में थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका तलवार संप्रदाय के भीतर असंख्य लोगों ने सपना देखा था, क्योंकि यह समझ की स्थिति थी और यह किसी को तलवार के इरादे को समझने की अनुमति देती थी जिसे तलवार संप्रदाय के भीतर किसी ने भी कुछ सैकड़ों वर्षों तक नहीं समझा था। स्विश। ठीक उसी समय जब यांग ये इस अवस्था में आया, हवा के फटने की आवाज गूंजी। काले कपड़े पहने वह आकृति जो पहले दूर कहीं गायब हो गई थी, अचानक घूम गई और जब उसने उस भयावह आभा को महसूस किया तो यांग ये ने तुरंत इस अवस्था को त्याग दिया और अपने होश में लौट आया। जब वह होश में आया तो काले कपड़े पहने वह आकृति भूत की तरह उसके सामने आ गई थी। अध्याय 25 उससे जुड़े रहो। यांग ये ने उस काली आकृति के पूरे परिवार को कोसा जो उसके सामने खड़ी थी। भले ही उसे समझ में नहीं आया कि वह अवस्था क्या थी, लेकिन निस्संदेह यह उसके लिए फायदेमंद थी। हालांकि यह वही व्यक्ति था जो न तो कोई इंसान था और न ही भूत, जिसने उसे उस अवस्था से बाहर निकलने पर मजबूर किया था। वह सचमुच इस आदमी पर अपनी मुट्ठी तोड़ना चाहता था। वे एक दूसरे से 2 मीटर से भी कम दूरी पर थे, फिर भी यांग ये काले कपड़े वाले व्यक्ति की शक्ल नहीं देख पा रहा था, क्योंकि काले कपड़े वाला व्यक्ति काली ऊर्जा की अनगिनत लटों से घिरा हुआ था जो एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी, और काली ऊर्जा से घिरा हुआ काले कपड़े वाला व्यक्ति बेहद अजीब लग रहा था। काले कपड़े पहने व्यक्ति की नजरों से मिलने के कुछ ही समय बाद यांग ये ने तुरंत एक भयभीत भाव प्रकट किया, जबकि वह घबराहट में कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक चूहा था जिसने बिल्ली का सामना किया था। क्या तुमने बैंगनी रंग की परछाई देखी? काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी और कानों को थोड़ी अप्रिय लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। जब उसने काले कपड़े पहने आदमी की आवाज सुनी तो यांग ये का शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा और उसके होंठ कांपने लगे, मानो वह इतना घबरा गया हो कि बोल भी नहीं पा रहा हो। ठीक उसी समय जब काले कपड़े पहने आदमी के चारों ओर की काली ऊर्जा फैलने लगी, यांग ये के कांपते हुए दाहिने हाथ ने उसके पीछे इशारा किया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने यहाँ से एक बैंगनी छाया को चमकते हुए देखा और फिर वह गायब हो गई। जब उसने यांग ये की आवाज सुनी तो काले कपड़े पहने आदमी के शरीर पर मौजूद काली ऊर्जा शांत हो गई। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने यांग ये की तरफ देखा जो सिर से पैर तक कांप रहा था, और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। उसका इरादा यांग ये से निपटने का था, फिर भी जब उसने यांग ये की मौजूदा हालत देखी तो उसने ऐसा सोचना छोड़ दिया। वह वास्तव में नश्वर क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के खिलाफ कोई कदम उठाने से घृणा करता था। इसके अलावा वह इतना घटिया व्यक्ति था। अगर वह कोई अधिक व्यक्ति होता तो शायद वह उस व्यक्ति को प्रताड़ित करने में दिलचस्पी लेता, लेकिन वह वास्तव में इस व्यक्ति जैसे व्यक्ति पर अपनी गहन ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह बिल्कुल हाथी और चींटी की तरह था। अगर चींटी सावधान रहे तो हाथी जानबूझकर चींटी को नहीं मारेगा। भाड़ में जाओ, काले कपड़े वाला आदमी उदासीनता से बोला। जब उसने यह सुना तो यांग ये को लगा जैसे उसे बहुत बड़ी माफी मिल गई हो। वह जल्दी से पेड़ से कूद गया और फिर वह पागलों की तरह दूर की ओर भागा। भागते हुए यांग ये ने राहत की सांस ली और उसका हाव भाव सामान्य हो गया। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था और वह अपने दिल में भाग्यशाली महसूस कर रहा था। सौभाग्य से मैंने सही अनुमान लगाया। काले कपड़े वाला आदमी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। इसलिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति के सामने बहुत ही कठोर व्यवहार करे या बिल्कुल भी डर न दिखाए तो काले कपड़े वाला आदमी निश्चित रूप से उसे देखकर घृणा करेगा। इसलिए उसने तुरंत एक कमजोर व्यक्ति का दिखावा किया और काले कपड़े वाले आदमी को उसके खिलाफ कदम उठाने से मना कर दिया। सौभाग्य से उसने सही अनुमान लगाया था। जब उसने यांग ये को गायब होते देखा तो काले कपड़े पहने आदमी ने अपने हाथ हवा में उठाए और फिर उसके आसपास की काली ऊर्जा तुरंत जीवंत हो गई और विस्फोटक रूप से ऊपर उठ गई। एक पल में काली ऊर्जा 300 मीटर दूर बह गई और जहां भी वह गुजरी सभी पौधे और पेड़ बर्फ की तरह लग रहे थे जो उबलते तेल से टकराए थे।
वे तुरंत काले पानी के एक तालाब में बदल गए। कुछ और सांसों के बाद काले कपड़े पहने आदमी के बीच में, काले कपड़े पहने आदमी के चारों ओर 300 मीटर के क्षेत्र में जमीन सहित सब कुछ पूरी तरह से काला हो गया था। यह एक बेहद भयानक दृश्य था। थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने आदमी ने सारी काली ऊर्जा वापस ले ली और वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, इसकी आभा यहाँ क्यों गायब हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझसे एक कदम पहले ही इसे पकड़ लिया हो? जब वह इतना बोला तो काले कपड़े वाला आदमी तलवार वाले संप्रदाय की ओर देखने के लिए मुड़ा और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या यह तलवार वाले संप्रदाय का कोई विशेषज्ञ हो सकता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले कपड़े वाला आदमी एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर वह काली छाया के एक धागे में परिवर्तित हो गया, जो तलवार संप्रदाय की दिशा में निकल गया। डॉट 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 यांग ये पूरे रास्ते पागलों की तरह भागता रहा, और वह लगभग 6 घंटे तक भागता रहा। आखिरकार जब आसमान में अंधेरा छा गया तो वह रुक गया। उसने आसपास एक प्राकृतिक गुफा ढूंढी और प्रवेश द्वार को ठीक से छिपा दिया, और फिर उसने वह चांदनी पत्थर निकाल लिया जो मंजी ने उसे कल दिया था। चांदनी पत्थर की रोशनी में यांग ये ने गुफा के अंदर का दृश्य साफ देखा। यह छोटी नहीं थी और इसमें लगभग दसियों लोग खड़े हो सकते थे, और इस गुफा में बहुत ज्यादा घास फूस थी। जाहिर है, यह संभवतः एक डाकबीस्ट की गुफा थी। जब उसने देखा कि कोई खतरा नहीं है, तो यांग ये पैर मोड़कर बैठ गया, और फिर उसने अपने पेट को थपथपाते हुए कहा, छोटा साथी यहाँ बाहर आओ। चलो ठीक से बात करते हैं। वह छोटा सा आदमी कोई साधारण डाकबीस्ट नहीं था, और यह बात उसकी अजीबोगरीब गति से स्पष्ट थी। हालांकि वह इस बात से थोड़ा हैरान था कि छोटे से आदमी ने उसे क्यों चुना, और वह इस बात से खास तौर पर हैरान था कि छोटा सा आदमी उसके पेट में कैसे घुस पाया। रुको, उसके पेट में नहीं, बल्कि भंवर में। यह वाकई उसकी समझ के दायरे से बाहर था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह उस छोटे से लड़के से अच्छी तरह बातचीत करेगा। कुछ क्षण के बाद उसके पेट के भीतर से कोई हलचल नहीं हुई, और जब यांग ये ने उस छोटे से साथी की हालत पर नजर डाली, तो उसके मुंह के कोने तुरंत मुड़ गए। इस समय बैंगनी मिंक अपनी आंखें बंद करके उसके भंवर डांटियन के भीतर लेटा हुआ था, और बार बार सांस लेने की हल्की आवाज निकाल रहा था। जाहिर है, छोटा साथी पहले ही सो चुका है। यांग ये गुस्से से लगभग फट पड़ा जब उसने उस छोटे से आदमी को इस तरह देखा। इस छोटे से आदमी ने बिना कुछ कहे उसके पेट में प्रवेश कर लिया था, और इसने स्वर्ग को चुनौती देने वाले एक विशेषज्ञ को भी नाराज कर दिया था। इसके अलावा वह उस काले कपड़े वाले आदमी के हाथों लगभग मारा ही गया था। वह पागलों की तरह भागता रहा क्योंकि उसे बहुत डर था कि अगर वह धीमा रहा तो काले कपड़े वाला आदमी उसे पकड़ लेगा और उसे मार डालेगा। यह कहा जा सकता है कि वह पूरे रास्ते भयभीत था, और वह और कुछ नहीं चाहता था सिवाय इसके कि उसके 2 और पैर उगाएं। फिर भी इस सब का अपराधी वास्तव में उसके वोटेक्स डांटियन के भीतर सो गया था। यह असहनीय था। लगभग 1 घंटे तक उस नन्हे जीव को पुकारने के बाद वह अंततः उस छोटे से भंवर से बाहर आ गया। बैंगनी मिंक हवा में ही रुक गया, और उसके छोटे छोटे पंजे उसकी नींद में डूबी आंखों को रगड़ने लगे, और ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से नाराज है कि यांग ये ने उसकी नींद में खलल डाला। उसके बाद उसने यांग ये को बुरी तरह घूरा, और जैसे कि वह काफी नहीं था, उसने यांग ये पर अपने छोटे छोटे पंजे इस तरह से मारे जैसे कि वह बहुत नाराज हो। यांग ये ने घुटन भरी सांस ली। यह डाकबीस्ट बिल्कुल इंसान जैसा है। यह बिल्कुल भी डाकबीस्ट जैसा नहीं लगता। कुछ समय के लिए तो उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। थोड़ी देर बाद बैंगनी मिंक की तंद्रा दूर हो गई, और उसकी जीवंत आंखें बार बार पलकें झपकाते हुए यांग ये को घूरने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वह यांग ये को आंक रही हो। यांग ये ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने इस प्यारे छोटे साथी को देखा और कहा, छोटे छोटे साथी, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं विपत्ति से बचने के लिए तुम्हारे मेरे डेंटियन में प्रवेश करने को लेकर कोई उपद्रव नहीं करूंगा। वह काले कपड़े वाला आदमी चला गया है, इसलिए तुम अब जा सकते हो। यह छोटा सा साथी बहुत प्यारा था, बेहद प्यारा। अगर वह इसे वापस ले जाता और लिटिल याओ को दे देता, तो लिटिल याओ निश्चित रूप से बेहद खुश होता, या वह इसे बेच सकता था और यह निश्चित रूप से अच्छी कीमत पर बिकता। हालांकि यांग ये ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह छोटा सा साथी बहुत रहस्यमय था। इसके अलावा यह काले कपड़े वाले आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। इसलिए उसने छोटे साथी से अलग होने का फैसला किया। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं, फिर भी उसने अपना सिर नहीं हिलाया, और वह यांग ये को स्थिर दृष्टि से देखता रहा। अब तुम सुरक्षित हो, इसलिए तुम घर जा सकते हो, समझे? जब उसने छोटे बच्चे की प्रतिक्रिया की कमी देखी, तो यांग ये ने एक बार फिर दोहराया। इस बार बैंगनी मिंक को ऐसा लगा जैसे वह यांग यी को समझ गया हो, और उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया। जाहिर है, वह जाने के लिए तैयार नहीं था। यह मुझे छोड़ने से इनकार करता है। जब उसने छोटे साथी को अपना सिर हिलाते हुए देखा, तो यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। भले ही यह छोटा साथी बेहद प्यारा था, फिर भी यांग ये ने इसे छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि यह उसके लिए एक आपदा थी, और काले कपड़े वाला आदमी किसी भी समय फिर से खींचा जा सकता था।
इसके अलावा अगर उसने छोटे साथी को अपने डेंटियन के भीतर रहने दिया तो उसे यह गलत लगा, चाहे वह इसके बारे में कुछ भी सोचे। अपना मन बनाने के बाद यांग ये ने आगे कहा, छोटे साथी, मैं एक इंसान हूं और तुम एक डाकबीस्ट हो। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है, समझे? बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं, फिर भी उसने न तो अपना सिर हिलाया और न ही सिर हिलाया। मनुष्य बुरे हैं और वे तुम्हें भूनकर खा जाएंगे, समझे? बैंगनी मिंग ने सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में सहमत हो। तो फिर जल्दी से अपने घर लौट जाओ, मेरे पीछे मत आना। बैंगनी मिंग ने अपना सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे वह उसे छोड़ने से इनकार कर रहा था। तो फिर तुम क्या चाहते हो? यांग ये थोड़ा चिंतित था और उसकी आवाज तेज हो गई थी। जब उसने यांग ये को क्रोधित होते देखा तो बैंगनी मिंग थोड़ा डर गया। वह पीछे हट गया, जबकि उसकी आंखों में नमी आ गई और उसके गोल छोटे चेहरे पर एक अन्यायपूर्ण भाव था। क्या दुर्भाग्य है! जब उसने बैंगनी मिंग को ऐसा रूप दिखाते देखा तो यांग ये को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। उसे और भी यकीन हो गया कि यह छोटा सा साथी कोई साधारण डाकबीस्ट नहीं था, क्योंकि डाकबीस्ट को मानव रूप लेने और मनुष्य के बराबर बुद्धि रखने से पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचना पड़ता है। हालांकि उससे पहले यह छोटा सा साथी स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, अन्यथा यह बहुत पहले ही मानव रूप ले चुका होता। यह ठीक इसलिए था क्योंकि इस छोटे से साथी ने आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त नहीं किया था, इसलिए उसे लगा कि यह छोटा सा साथी कोई साधारण डाकबीस्ट नहीं है। उसने आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने से पहले कभी किसी ऐसे डाकबीस्ट के बारे में नहीं सुना था जिसके पास इतनी बुद्धिमत्ता हो। भले ही उसने अपने जीवन काल में बहुत से डाकबीस्ट नहीं देखे थे, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि यह छोटा सा साथी निश्चित रूप से कोई साधारण डाकबीस्ट नहीं था। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, तो फिर आप क्या करने का इरादा रखते हैं? जब उसने यांग ये की आवाज सुनी तो बैंगनी मिंग मुस्कुराया और फिर उसके छोटे पंजे ने यांग ये के डेंटियन की ओर इशारा किया, जबकि उसके इरादे स्पष्ट थे। तुम वहां अंदर रहना चाहते हो? यांग ये ने पूछा। छोटे से साथी ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर हिलाया। क्यों? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। बैंगनी मिंग के छोटे से पंजे ने यांग यी के डेंटियन की ओर इशारा किया, फिर खुद की ओर इशारा किया, और फिर उसके छोटे से पंजे ने बीच हवा में लगातार इशारे किए, जबकि उसका छोटा सा चेहरा उत्साह से ढका हुआ था। यांग ये उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उसने यांग ये के चकित भाव को देखा तो छोटे साथी ने अपने छोटे छोटे पंजे हिलाना बंद कर दिया और फिर वह यांग ये के कंधे पर उतर आया। उसके बाद उसने अपना छोटा सा सिर यांग ये के चेहरे पर रगड़ा, जैसे कि उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता हो। यांग ये ने अपने दिल में आह भरी। वह जानता था कि वह छोटा सा लड़का अब उससे जुड़ चुका था और उसके पास छोटे लड़के की असामान्य गति के सामने भागने का भी मौका नहीं था। कोई बात नहीं, जो होगा वह होगा। वैसे भी मेरे पास पहले से ही एक रहस्यमयी छोटा भंवर है, इसलिए एक और रहस्यमयी छोटा साथी होना ठीक है। जब तक मुझे इसकी आदत हो जाती है तब तक यह सब एक जैसा है। यह पता लगाने के बाद यांग ये ने उस छोटे साथी की ताकत का पता लगाने का फैसला किया और इससे यांग ये को पीड़ा हुई। यांग ये ने उंगली बढ़ाकर कहा, प्रथम श्रेणी का डाकबीस्ट। छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया। दूसरा रैंक डाकबीस्ट। छोटा लड़का अपना सिर हिलाता रहा। तीसरे दर्जे का डाकबीस्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।